हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी को टारगेट विद गुरु चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और ये हमारा जो क्लास 12th का जैव विकास टॉपिक चल रहा था, आज इसका लास्ट पार्ट है। अब आज हम लोग इस चैप्टर को क्या कर लेंगे, पूर्णतः कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं। तो आइए, तो इसमें जो बचे हुए टॉपिक थे उसको हम लोग क्या करते बच्चे, पढ़ते हैं ना। इसके पहले हमने सारी चीज़ें बता दिया था बेटा। अब हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन बचा हुआ बेटा, अनुकूली विकिरण ना, अनुकूली विकिरण। तो आपका टॉपिक बचा हुआ बेटा अनुकूली विकिरण। तो आइए हेडिंग बनाइए। अब आपस में बात करना बंद कर दीजिए आप लोग कमेंट में, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो हेडिंग बनाइए सभी बच्चे। क्या बनाएंगे बच्चे, अनुकूली विकिरण। तो डालेंगे हेडिंग। क्या हो, काय बात करो भाई। अनुकूली विकिरण। अनुकूली विकिरण को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, इसी बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। बच्चे बात नहीं करेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, अब बात करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अब आप लोग देख लीजिए कि कैसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि बात करेंगे तो ढेर मजा आएगा, अब बात नहीं करेंगे तो कम मजा आएगा ना। चलेगा, तो देखेंगे। अब अनुकूली विकिरण बेटा पहले होता क्या, जरा ये समझेंगे ना। अनुकूली विकिरण, ध्यान दे बेटा, अनुकूली विकिरण होता क्या है, जरा इसको समझेंगे पहले। तो देखो बच्चे, अनुकूली विकिरण बहुत आसान समझ सकते हो। आपको बताऊं कि इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग सुने होंगे डार्विन का फिंचे ना। आपने सुना होगा डार्विन फिंचे, सुना होगा। तो डार्विन फिंचे के माध्यम से एक एग्जांपल है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है डार्विन फिंचे। और डार्विन फिंचे के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे बेटा, तो ध्यान देना। हमारे पास एक, ये हम लोग इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं बेटा। किसके बारे में पढ़े हैं, डार्विन। तो क्या हुआ था बच्चे, ये जो डार्विन थे, ये डार्विन जो थे, यह यात्रा कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, यात्रा। और यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गए थे बेटा, गैलापागोस पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, गैलापागोस। गैलापागोस, ये कहाँ पहुंच गए बेटा, गैलापागोस पहुंच गए। और गैलापागोस में देखा ना, तो वहाँ जो पक्षियां थी, तो वहाँ पे कई सारी पक्षियां थी जो चोंच के आधार पर अलग अलग दिखाई दे रही थी। क्या दिखाई दे रही थी बेटा, कि वहाँ पे देखेंगे तो जो छोटी और काली पक्षियां थी, और छोटी जो काली पक्षियां थी, उन पक्षियों को अलग अलग जातियों में के जो चोंच थे, उनके चोंच का आकार क्या था बेटा, अलग अलग था। मेरी बात ध्यान समझिए कि डार्विन जो थे, डार्विन अपना भाई यात्रा कर रहे थे, बात नहीं करेंगे। डार्विन क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। और डार्विन जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान देना है, भाई वो घुमक्कड़ आदमी था, जहाज वहाज अपना रखा हुआ था, बड़ा आदमी था, टहल रहा था। और टहलते टहलते कहाँ पहुंच गया, गैलापागोस पहुंच गया। गैलापागोस क्या है बेटा, गैलापागोस एक द्वीप है। क्या बच्ची है ये द्वीप है। ये द्वीप पे जब पहुंचा तो क्या हुआ, वहां पे देखा छोटी छोटी काली पक्षियां थी। ध्यान देना, जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा, क्या देखा बेटा, इन्होंने यहाँ देखा कि छोटी काली पक्षियां क्या होती है बेटा, छोटी छोटी काली पक्षियां। कैसी पक्षियां थी बेटा, छोटी काली पक्षियां जो अलग अलग जातियों में चोंच के आधार पर बटी थी। इन्होंने देखा, क्या देखा बेटा, कि जो छोटी छोटी काली पक्षियां थी, काली पक्षियां जो थी बेटा, वो जो अलग अलग जाति थी। क्या थी बेटा, अलग अलग जाति की। और सभी क्या हो रहे हैं, चोंच के आधार पर, कोई छोटी चोंच पाई जा रही है, कोई बड़ी चोंच पाई जा रही है, कोई नुकीला चोंच पाया जा रहा है। इस आधार पर क्या हुआ था बच्ची, ये बटी हुई थी। जब बेटा ये इस आधार पर बटी हुई थी, तो भैया ऐसा क्या है कि जो बटी थी, कुछ तो ऐसी खास बात होगी ना इनके अंदर, इसके अंदर कुछ तो खास बात होगी। तो देखिए क्या खास बात थी, इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों पाए गए, ये ऐसा क्यों पाए गए, जरा समझिएगा बेटा।
तो इसके पीछे पाने का मान लीजिए बेटा, इन्होंने बताया कि ये मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पक्षियाँ रह रही हैं, एग्जाम्पल लिया। यहाँ क्या क्या बेटा, ये कुछ भौगोलिक पक्ष है, क्या है बेटा, ये भौगोलिक क्षेत्र है, ये क्या बच्चे हमारे पास है, भौगोलिक क्षेत्र है, क्या बेटा, ये भौगोलिक क्षेत्र है। और इस भौगोलिक क्षेत्र पे हम लोग देख रहे हैं, तो इस भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो रहा है कि पक्षियाँ निवास कर रही हैं। तो मान लेते बेटा जो पक्षियाँ निवास कर रही हैं, तो यहाँ मान लीजिए बेटा कि मान लीजिए यहाँ बर्ड का ये प्रजाति है बेटा, बर्ड की कौन सी प्रजाति यहाँ पे है, ये है। यहाँ मान लीजिए बेटा हमारे पास बर्ड की क्या बेटा है, दूसरी प्रजाति है, कितनी कौन सी प्रजाति बच्चे, दूसरी है। यहाँ देखा तो यहाँ बर्ड की कौन सी प्रजाति है बेटा, है बर्ड ही है, कौन सी प्रजाति है, तीसरी है। ऐसे यहाँ भी देखा बच्चे हमने, तो बर्ड की कौन सी प्रजाति है, चौथी। तो यही सारे कई सारी प्रजातियां वहाँ मिल रही थी। तो ये हुआ कि ये सभी जो बर्ड थे, जो पक्षियां थी ना, ये सभी पक्षियों का बेटा जो उत्पत्ति है ना, केवल एक ही बर्ड थी, कौन सी बेटा, एक ही बर्ड था। पहले एक ही पक्षी थी, पर यह पक्षी भोजन के तलाश में, आवास के तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई, पलायन हुई। एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या होगी बेटा, पलायन हुई। तो जैसे मान लीजिए जब ये पलायन हुई तो ये इधर गई, कहाँ गई, इधर गई। ये पक्षी बेटा पहले मान लीजिए पक्षी एक ही थी, पक्षी क्या थी, एक ही थी, पर धीरे धीरे भोजन के तलाश में इन पक्षियों का क्या हुआ बेटा, पलायन हुआ। अब मान लो जब इस पलायन हुआ तो इस क्षेत्र में गए, तो इस क्षेत्र में देखिए कि क्या हो रहा था बच्चे, अनाज, क्या हो रहा था बच्चे, अनाज। इस भौगोलिक क्षेत्र में जब उन्होंने आया तो देखिए यहाँ क्या पैदावार हो था बेटा, अनाज। तो अनाज पैदावार हो रहा था, तो इनके चोंच के जो साइज थे कैसे हो गए, छोटे हो गए। यहाँ चोंच के साइज कैसे हो गए बेटा, चोंच के आकार कैसे हो गए बेटा, मानते हैं आकार छोटे हो गए बेटा, बात समझिए, है कि नहीं है। ऐसे बेटा जब यही पक्षी इधर क्षेत्र में आया तो यहाँ इसे देखा गया, यहाँ देखा गया, तो यहाँ हमने देखा बेटा कि जब ये पक्षी इधर क्षेत्र में आई तो इधर क्या मिल रहे थे बेटा, तो इधर देख रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था बेटा कि यहाँ जानवर बहुत ज्यादा थे, तो जानवर शिकार कर ले रहे थे, शिकार करने के बाद यहाँ मांस के टुकड़े मिल रहे थे। इधर क्या मिल रहा था बेटा, इधर कह सकते हो आपको, इधर शिकार, इधर शिकार मिल रहा था बेटा, शिकार मतलब यहाँ मांस मिले थे बेटा। तो मांस को अब हड्डियों से क्या करना है बेटा, नोचना है, हड्डियों से नोचना है। तो यहाँ पे इनके जो चोंच थे बेटा, तो यहाँ चोंच इनके कैसे हो गए बेटा, चोंच नुकीले हो गए, कैसे हो गए, नुकीले हो गए। वो लोग बात समझे नहीं समझे, यहाँ चोंच कैसे हो गए बेटा, नुकीले हो गए। मान लो जब इस क्षेत्र में इन्होंने आया तो इस क्षेत्र में बेटा क्या आया, मान लेते हैं नदी थी, क्या थी बेटा, नदी थी। और नदियों में क्या होती है, मछली होती है। तो मछलियों को पकड़ने के लिए चोंच की लंबाई क्या नहीं, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, तो चोंच क्या हो गई थी, चोंच लंबी हो गई। समझ रहे हैं बात को, चोंच लंबी हो गई। तो समझो बेटा यही है अनुकूली विकरण। विकरण क्या है कि जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बेटा कह सकते हो, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक जाति से जब अलग अलग जातियां बनती है, क्या होगा बेटा, एक भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति से जब अलग अलग जातियां बनती हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूली विकरण। समझे नहीं समझे। अब बेटा बताओ, एक ही जाति थी, पक्षी की एक ही जाति थी, पर वो क्या हुआ जब पलायन की, एक स्थान दूसरे स्थान की, तो वहां पे उनके रहन सहन खान पान के आधार पे उनके शरीर के अंदर क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। उनके चोंच में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। और जब चोंच में परिवर्तन आ गया तो इन्होंने कहा लगता है ये जो ये क्या है, चोंच के आकार छोटी है, तो ये दूसरी जाति की पक्षी है। इनके चोंच के आकार कैसे, नुकीले हैं, तो दूसरी पक्षी जाति है। यहाँ चोंच क्या है, लंबी है, तो दूसरी पक्षी है। इसके चोंच मान लीजिए कैसे बेटा, मान लीजिए मोटे हैं, कैसे बेटा, मोटे हैं, तो मोटे हैं तो कह दिए अलग जाति है। तो ये सभी जातियां जो अलग अलग जातियां बन रही है ना, ये अलग अलग जातियां बनने के पीछे कारण क्या है, तो अलग अलग जातियां बनने के पीछे कारण कि सभी एक ही है, पर इन्हीं को भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग स्थानों को जाने पर इनके अंदर क्या हुआ, नए नए परिवर्तन आए। और यही नए परिवर्तन नई नई जातियों को जन्म दे दिया। और नई जातियों को जन्म देना ही क्या कहलाता है प्यारे, अनुकूलीकरण। क्या कहेंगे, अनुकूली विकरण। बोलो समझ गए नहीं समझ गए, आसान से क्या समझे बेटा, कि आप समझ गए एक ही भौगोलिक क्षेत्र से में एक जाति से अलग जातियों जब बनती हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अनुकूली विकरण। पर यहाँ ध्यान दें बेटा, अच्छा अगर एक ही जीव का अगर एक जीव का आवास बदलेगा तो जाहिर सी बात है उसका बेटा आहार भी बदलेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया देते हैं आपको, इंडिया का, इंडिया का एग्जाम्पल देते बेटा, आप समझेंगे। अब इसको मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको। जैसे बेटा आपको इंडिया बात करूँ ना, आप समझिएगा आपको बहुत अंतर मिलेगा। अब अंतर क्या मिलेगा बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या बच्चे, ये हमारा भारत है बच्चे,
ऐसे ही जुगाड़ से हम लोग भारत बना ले रहे हैं। हमको क्या करना समझना बेटा, ये हमारा भारत है। तो जरा इस भारत को देखेंगे तो आप देखेंगे ना, तो ये बेटा ये क्या है, यहाँ नीचे आएंगे तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दक्षिण भारत है कि नहीं है। और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं बच्चे, उत्तर भारत। क्या कहते हैं प्यारे, उत्तर भारत। अब आप देखेंगे जब यहाँ पर उत्तर भारत एरिया में, इस वाले एरिया में दुर्गा का पूजा होता है, तो हम लोग क्या चढ़ाते हैं बेटा, मिष्ठान चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं बेटा, मिष्ठान। पर यही जब कोलकाता में जाएंगे, कोलकाता इधर नीचे इधर एरिया पाएंगे पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ पे जानते हो वहां पे क्या चलता है, मछली चलता है, मछली चढ़ता है वहां पे। वहां क्या चलता है बेटा, मछली। तब आप कहेंगे सर ऐसा क्या हो गया। वहीं पे अब जो कोलकाता के जो पंडित हैं वो मांसाहारी हैं, और यही अपने उत्तर भारत के पंडित देखो देखोगे कैसे होंगे, शाकाहारी होंगे। तो क्यों शाकाहारी हो गए, वो मांसाहारी क्यों हो गए बेटा, ये डिपेंड करता है वहां के भौगोलिक क्षेत्र पे कि क्या पैदावार हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि कोलकाता क्या है, तटीय एरिया है, वहां पैदावार किसका है, मछली का है, समुद्रों से मछली खूब पकड़ते हैं। तो वहां मुख्य भोजन के रूप में किसको पकड़ते हैं बेटा, मछली को पाते हैं केवल। अच्छा बारिश होती है तो केवल चावल और मछली खाते हैं। यहाँ गेहूं का उत्पादन कम होता है, इसलिए एरिया में रोटी कम मिलता है। ये उत्तर भारत में आएंगे तो क्या होता है, गेहूं का पैदावार है, अनाजों का पैदावार है, तो यहाँ जो भी चढ़ेगा, अनाज चढ़ेगा या तो क्या चढ़ेगा, मिष्ठान चढ़ेगा। तो कोई क्या खाएगा, कैसा कपड़ा पहनेगा, कैसा रहन सहन रहेगा, वो डिपेंड करेगा किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र पर। वहाँ को भौगोलिक क्षेत्र कैसे है। अब जैसे आप चले जाइए जम्मू कश्मीर साइड में, तो वहाँ हमेशा मोटे कपड़े लोग पहनते हैं। पर यहीं पर आप चलिए एकदम दक्षिण भारत के नीचे, यहाँ एकदम हल्के कपड़े पहनते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरण एकदम पास में है, ज्यादा पड़ती है। तो इनके आधार पे अब कहा जाए तो ये लोग बेटा अगर दक्षिण भारत में देखेंगे तो लोग अधिक से अधिक क्या है, काले हैं। यहाँ से क्या है, गोरे हैं, तो कह देंगे काली जाति वाली है, गोरी जाति वाली है। तो मानो कि ही दो जातियां बन गई। तो कैसे बन गया, जब कोई एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान पे गया तो उसके अंदर क्या आ गया, परिवर्तन। यहाँ के लोग क्या खाने लगे, मांस, इधर के लोग मांसाहारी हो गए, इधर के लोग शाकाहारी हो गए। ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, अब तो हर जगह मांसाहारी शाकाहारी दोनों चल रहा है, जिसको जो मिला वो लपेट ले रहा है, वो कहने की बात है। तब बच्चे आप बात समझ पाए नहीं समझ पाए, अनुकूली विकिरण का मतलब, तो ध्यान देना बेटा। अच्छा इसमें अगर बात करिए तो इसमें कैसा विकास हो रहा है, और जब ये किधर जाता है, ये किधर जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी। याद करो, अपसारी जो विकास देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। पर बेटा एक बात और याद कर लेना, जब एक क्षेत्र में एक से ज्यादा, मतलब जब एक जीव हो रहा है, जब एक जीव को देखो, यहाँ पर सिर्फ एक पक्षी लिया है और उसे एक पक्षी का परिवर्तन दिखाया है, एक ही पक्षी में कई सारे वेराइटी आए, तब उन्हें क्या कहा, एक अनुकूलीकरण है। पर बेटा जब कई सारे यहाँ जीव रह रहे हैं और सभी जीव भौगोलिक स्थान में परिवर्तित होकर उसमें नई नई जातियां बनेगी, तो जब कई जीवों के साथ अगर परिवर्तन होगा तब बेटा वहाँ कौन सी हो जाती है, अनुकूली, अभिसारी हो जाएगा। ये सारे पॉइंट को याद रखिए, एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ बेटा आप लोग। तो आइए इसके उत्तर को क्या करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं बच्चे। तो देखिए बच्चे, तो सबसे पहले अगर इसकी परिभाषा लिख देंगे तो किस पेन से लिखा जाता है उत्तर, नीला पेन से। तो नीला पेन ले लिया जाए, है कि नहीं है। चलो, तो अगर इसका बेटा अगर पूछे अनुकूली विकरण होता क्या बच्चे, इसके आंसर को अगर लिखना हो आपको तो क्या लिखेंगे, यही नहीं लिखेंगे, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही भौगोलिक, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक जाति, क्या बेटा, एक जाति से अलग 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 जातियां, क्या बेटा, अलग अलग जातियां बनती हैं, अलग अलग जातियां बनती हैं, तो उन्हें उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अनुकूली विकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूली विकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अनुकूली विकरण कहते हैं। तो क्या बच्चे बात समझ पाए, अनुकूली विकरण कहते हैं। और जब अनुकूली विकरण होगा तो बताइए उसमें कैसा जैव विकास देखने को मिलेगा, क्या होगा बेटा, कैसा देखने को मिलेगा। तो पहले बात ध्यान देना, इसमें अपसारी जैव विकास, इसमें क्या होगा बेटा, अपसारी जैव विकास पाया जाएगा।
अपसारी जैव विकास पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा बच्चे? अपसारी। हाँ, पर ये कब होगा? जब बेटा याद रखिए अपसारी कब पाया जाएगा? जब एक जीव से कई जातियां बने, है कि नहीं है? जब एक जीव से कई जातियां बनेंगे तो वहां कौन सा विकास पाया जाएगा? अपसारी। पर वही बेटा दूसरी बात अगर कर लेंगे आपसे, तो दूसरी बात करेंगे तो कह रहा है जब एक क्षेत्र में एक से अधिक ज्यादा अनुकूलीकरण हो, जब एक क्षेत्र में, क्या बेटा? एक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूली विकिरण होता है, एक से अधिक अनुकूली विकिरण होता है, तो वहां अभिसारी जैव विकास दिखाई देगा। ठीक है प्यारे? तो इससे जो भी अच्छा, इसका एग्जांपल एक और लिख सकते हैं बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिया। इसका एग्जांपल जैसे एक तो मैंने बताया, अब इसको एग्जांपल देंगे बेटा। इसके एग्जांपल में किसको किसको लिख सकते हैं? तो दो एग्जांपल में बताया। एक तो आप बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल देंगे? डार्विन की फिंचे। तो अगर पूछे डार्विन की फिंचे का एग्जांपल किसका है, तो अनुकूली विकिरण का। किसका बेटा? अनुकूली विकिरण का है। दूसरा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा, एक तो और लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन। तो बेटा अगर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियन की बात करेंगे या डार्विन के फिंचे की बात करेंगे, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? अनुकूली विकिरण के। और अनुकूली विकिरण में 2 पॉइंट बड़ा क्लियर हो जाएंगे। जब एक जैव विकास होगा, एक जीव के द्वारा कई जातियां बनेंगे, तो वहां अपसारी जैव विकास पाया जाएगा। और जब एक के साथ कई जातियों का अगर परिवर्तन होने लगे, कई अनुकूली विकिरण हो जाएगा, तो वहां क्या मिलेगा बच्चे? अभिसारी अनुकूली विकिरण। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं तो हमने यहाँ पर क्या समझ लिया बेटा? हमने ये समझ लिया है क्या? अनुकूली विकिरण ना। अब अनुकूली विकिरण से जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे बच्चे, यही बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनना है ना। आइए, अब हम लोग अगला जो समझने वाले हैं, किसको समझने वाले बच्चे? क्या है अगला हमारे पास? हेडिंग हार्डिंग बिंगबर्ग का सिद्धांत ना। हार्डिंग बिंगबर्ग का सिद्धांत। चले, हो गया? नोट डाउन हो गया सभी का? चलिए अच्छी बात है, नोट डाउन हो गया तो राइटिंग बढ़िया है ना। चलिए, इतना मौका थोड़ी दिया जाएगा। अब चलिए, अब डालेंगे आप लोग हेडिंग। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चे, हार्डिंग बिंगबर्ग का सिद्धांत। बहुत मजेदार सिद्धांत है भाई, आपके एनसीईआरटी के लास्ट में मिलेगा। अब इसके बाद ले देके आपका एक फेसिट और बचता है, और उस फेसिट पे बात कर लेंगे तो आपका चैप्टर क्या हो जाएगा? टोटली 6 चैप्टर इज द कंप्लीट मेरे द्वारा। अब आप भी पढ़ेंगे और यूट्यूब पे सारे बच्चे भी पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ लीजिए, फिर इस एनसीईआरटी बुक पढ़िए, आपको बहुत मजा नहीं आएगा, है ना। अब देखो बेटा, हार्डिंग बिंगबर्ग का सिद्धांत है क्या, जरा समझते हैं ना। हार्डिंग बिंगबर्ग का सिद्धांत है क्या, जरा समझते हैं ना। देखो भाई, बहुत ये अच्छा आदमी है। अब अच्छा आदमी क्या है? ये कुछ नहीं, बस मौके का फायदा उठाया है। क्या किया है इसने? ये कहा, जानते हो क्या बेटा? अब देखो, कोई भी पॉपुलेशन होगा, कोई भी जीव होगा, तो जीव क्या करते हैं बेटा? जन्म प्रजनन करते हैं। कोई भी जीव क्या होगा बेटा? अगर कोई भी जीव होगा, मान लीजिए यहाँ क्या बेटा हमारे पास है? पॉपुलेशन है। क्या बच्चे हैं? पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन क्या करता है बेटा? ये पॉपुलेशन जब क्या होगा, तो पॉपुलेशन के अंदर एक नेचर पाया जाता है, वो क्या करेगा बेटा?
रिप्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा? अर्थात क्या करेगा बच्चे? प्रजनन करेगा। तो जब प्रजनन करेगा तो उससे एक क्या होंगे? नए जीव बनेंगे। भैया जब कोई पॉपुलेशन, कोई जनसंख्या, कोई प्राणी होगा तो कोई प्राणी क्या करेगा? प्रजनन करेगा। और जब प्रजनन करेगा तो इससे क्या होगा बेटा? नए जीवों का निर्माण, मतलब नए जीव बनेंगे, कह सकते हो। तो यहाँ पे प्रजनन होगा, तो प्रजनन होने से क्या बनेंगे बच्चे? संतान। क्या बनेंगे? संतति ना, संतति। तो बेटा यहाँ से जब वह क्या करेगा? पॉपुलेशन है तो क्योंकि अपने अपने जाति को अगर सुनिश्चित रखना होगा तो ये सबसे बड़ा लक्षण है कि क्या करना पड़ेगा? प्रजनन। क्योंकि प्रजनन करेंगे तो संख्या क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। तो हमने ये कहा कि अगर कोई पॉपुलेशन है बेटा तो ये क्या करेगा? प्रजनन करेगा। और प्रजनन करके संतति बनाएगा। तो जब प्रजनन से संतति बनाएगा, मेरी बात ध्यान समझिए, तो बच्चे तो यहाँ से इस पॉपुलेशन से ये मान लो क्या बेटा, हमारे पास जनक है, ये क्या बेटा? जनक है। तो इस जनक से इसके अंदर लक्षण जाएगा, इसके अंदर लक्षण जाएगा नहीं जाएगा? तो जो बेटा लक्षण जाएगा इसके अंदर क्या जाएगा बेटा? लक्षण का स्थानांतरण होगा। और लक्षण जो जाएगा किससे जाएगा? जीन से जाएगा। किससे लक्षण जाएगा बेटा? जीन से जाएगा। अगर लक्षण बेटा किससे गया तो आप कह सकेंगे जीन से, तो जीन होगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? युग्म युग्म विकल्पी। क्या बोलते हैं बच्चे? युग्म विकल्पी। तो जो युग्म विकल्पी है, ये लक्षण जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो अगर वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर वातावरण, क्योंकि भैया वातावरण हमारा कैसा हो? स्थिर हो। अगर वातावरण बेटा हमारा कैसा हो, अगर कहा जाए, अगर या सीधे सीधे कह सकते हो, अगर जैव विकास, क्या लिखेंगे बेटा? जैव विकास। अगर जैव विकास बेटा कैसा हो? स्थिर हो। जैव विकास कैसा हो? स्थिर हो। तो अगर जैव विकास बेटा स्थिर होगा तो ध्यान देना है, इसके अंदर जो युग्म विकल्पी होंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें जाएंगे, तो जो भी लक्षण होंगे वही लक्षण इसके अंदर जाएंगे, वो फिक्स रहेंगे, कोई नया लक्षण नहीं जाएगा। इन्होंने क्या कहा? अगर जैव विकास, जैव विकास मतलब सोचते हैं ना कैसे जीवों का विकास हुआ, तो जैव विकास जब हुआ तो उसके अंदर हमने कहा था ना उपार्जित लक्षण भी आते हैं, जिनके माध्यम से नए लक्षण भी आ सकते हैं। हमने आप सारी चीज पढ़ लिया है। तो कह रहे हैं कि अगर जैव विकास स्थिर रहा, जैव विकास में कोई भी परिवर्तन मत करिए, इसको एकदम स्थिर कर दीजिए, और फिर उसके बाद वो संतति को पैदा कर रहे हैं, नए संतान को पैदा कर रहे हैं, जनक से नया संतान बन रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी युग विकल्पी होंगे वो कैसे रहेंगे बेटा? वही रहेंगे, कुछ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर हाँ, अगर जो विकास में परिवर्तन आएगा, अगर जो विकास में परिवर्तन आता है तो ध्यान देना संतति के लक्षणों में भी क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? इन्होंने क्या करने की कोशिश किया कि भैया जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है उसके अंदर लक्षण जाता है, तो जो लक्षण इसके अंदर है वही लक्षण इसके अंदर जाते रहेंगे, कोई लक्षणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब तक नहीं परिवर्तन होगा जब तक जैव विकास क्या होगा? स्थिर रहेगा। अगर जैव विकास में परिवर्तन होगा तो जाने वाली पीढ़ी में लक्षणों में भी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब बात सही भी है। जब हमारे अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारे अंदर जो लक्षण है हमारे संतान में वही लक्षण तो जाएगा। जब हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हमारे अंदर जो लक्षण है वही तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बात सही नहीं सही है? तो इसी बात को बेटा समझाते हैं। तो आप कह सकते हो ना, एक कहा जाए इस सिद्धांत के अनुसार माना है कि जीव या युग विकल्पी पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेंगे जब जैव विकास कारक भी क्या होंगे? नियत रहेंगे। मतलब अगर जैव विकास कारक अगर नियत हैं, जैव विकास में जितने काम करने वाले फैक्टर हैं अगर वो नियत हैं, तो ध्यान देना कि लक्षण भी क्या होंगे? स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने का मतलब क्या हुआ? कि मतलब जो है वही जाएगा, कुछ नया होने वाला नहीं है। यही सिद्धांत क्या कहलाता है बेटा? हार्डी-विगबर्ग का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए क्या बेटा? इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए, क्या कहते हैं बच्चे ये? अब परिभाषा किस पेन से लिखा जाता है? नीले पेन से ना। उत्तर हमेशा किसे लिखा जाता है? नीले पेन से। तो उत्तर लिख लीजिए बेटा, क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार माना है कि बात नहीं करें बेटा, माना है कि जीन या युग्म विकल्पी, जीन या क्या बेटा जो होता है हमारे पास? युग्म विकल्पी पीढ़ी दर पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहेगा जब तक जैव विकास कारक स्थिर रहेगा ना बच्चे। अगर जैव विकास कारक में परिवर्तन होगा तो ध्यान देना है, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो पीढ़ी लक्षण जा रहे हैं उनमें भी क्या आ जाएगा बच्चे, अंतर आ जाएगा। अगर इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसमें भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। पर हाँ बच्चे ध्यान देना, पर यह बड़ी समष्टि पर ध्यान देना, यह एक जीव पे तो काम नहीं करेगा। एक भैया ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक जीव की बात हो रही है, यह बड़ी समष्टि के लिए, मतलब जो बड़ी बड़ी पूरी जहाँ पॉपुलेशन निवास कर रही है वो सभी के ऊपर लागू होगा ना। ये पॉपुलेशन जो होगा बेटा ये सभी के ऊपर लागू होगा, किसी एक जीव के ऊपर लागू नहीं होगा। तो आप कह सकते हो बेटा, यह ध्यान देना है, यह बड़ी समष्टि किसके लिए बेटा, तो यह कह सकते हैं बड़ी समष्टि के लिए कार्य करता है। क्या करता है बच्चे, कार्य करता है। अब बच्चे ध्यान देना, यहां तक की बात बताओ क्लियर है आप लोग को, यहां तक किसी बच्चे को, कोई बालक कोई समस्या, मतलब ये जहां जब भी काम करेगा किसी एक व्यक्ति पे काम नहीं करेगा, किसी एक जीव पे काम नहीं करेगा, वहां जितने निवास करने वाले होंगे सभी जीवों के ऊपर काम करेगा ना। तो ये ध्यान देना, इन्होंने यही बताया बेटा हार्डिंग बिग वर्क के सिद्धांत में, इन्होंने कहा कि जो लक्षणे जा रहे हैं वो लक्षणे कैसे जाएंगे, वो लक्षणे तब तक नहीं जाएंगे जब तक जैव विकास नियत होंगे। अगर जैव विकास नियत है तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाने वाले हैं वो भी क्या होंगे बेटा, स्थिर होंगे। अगर जैव विकास कारक में परिवर्तन आएगा तो अर्थात क्या होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाने वाले होंगे उसमें भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। मतलब सीधे सीधे कह सकते हो लक्षणों के स्थानांतरण जैव विकास कारक के ऊपर निर्भर करता है ही नहीं है। लक्षणों का स्थानांतरण जैव विकास कारक के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अब आइए बेटा, इन्होंने थोड़ी बातें और बताई, जरा उस पर देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा उसको समझते हैं बेटा। चले, यहां तक की बातें क्लियर है, नोट डाउन है सभी का। चलिए, जो नोट डाउन नहीं किए हैं इसके पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे तो अपने आप को ऐड करेंगे, इन्विटेशन भेज देंगे हम। इन्विटेशन भेजेंगे सिर्फ ग्रुप में ऐड होने का, खाने का नहीं, ये चले आइएगा खाने, ठीक है। चलिए अब बेटा, अब इन्होंने क्या किया बच्चे, एक समीकरण दिया, क्या दिया, आइए क्या समीकरण दिया बेटा, P प्लस क्यू बराबर, इन्होंने क्या रखा है बेटा, 1। अब आपके मन में आएगा कि सर P प्लस क्यू क्या है। जब बेटा बताओ कैपिटल P कोई चीज लिखते थे, हमने 5वां 6वां लेसन पढ़ा है, चौथा 5वां चैप्टर में, कि P जो कैपिटल होता है उसे प्रभावी बोलते हैं और स्मॉल होता है बेटा क्या बोलते हैं, अप्रभावी। बोलो बात यही नहीं है। तो जो P है ये किसको दर्शा रहा है बेटा, प्रभावी, एक तरीके से किसको दर्शा बेटा, प्रभावी युग्म विकल्पी को, प्रभावी युग्म विकल्पी को बेटा। अगर इसको ही बात करेंगे तो ये किसको दर्शा रहा है बच्चे, अप्रभावी को। आप लोग पढ़ने में तेज हैं, अप्रभावी युग्म विकल्पी को। अब बच्चे अगर दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा बच्चे, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब जरा सा इस बात को ध्यान समझिए, आपको बहुत सारी चीज। अब बेटा जानते हो जो युग्म विकल्पी होते हैं वो प्राय किसमें होते हैं बेटा, जोड़े में होते हैं। बोलो बताओ, जोड़े में होते नहीं होते हैं। तो मतलब अगर जोड़े में होते हैं तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम लिखना चाहे तो इसको P² लिख सकते हैं, तो 2P है P²। अब बेटा इसको अगर लिखेंगे तो ये किस में रहेगा, अगर इसमें देखेंगे इसमें 2 कंडीशन बनेगा बेटा, 2P क्यों, 2P क्यों लिख रहा हूं, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये P एक क्यों है तो जानते हो ना, एक प्रभावी एक अप्रभावी होता था ना, याद करो जब दोनों मिलाते थे। अभी दोनों को अगर मिला दें बेटा, या उसके बाद क्या होगा, लास्ट में क्या होगा बच्चे, एक क्यों है तो क्या बनेगा, Q² बराबर क्या बनेगा, 1। ऐसा लग रहा है मैथ का फॉर्मूला बन गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, A² B² प्लस 2AB, इसको कितना होगा, 1। पर हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी में भी मैथ पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाले किसी से कम थोड़ी है, मैथ भी पढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इस P का मतलब क्या, जरा बच्चे समझेंगे, इस P का मतलब क्या होता है, इस P का मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ जैसे अगर कोई चीज लिख लिया हमने, यहाँ हमने कोई चीज क्या किया बेटा, लिख लिया। जैसे हमने यहाँ लिख लिया बेटा, क्या लिख दिया, AA, क्या लिख दिया बेटा, AA। तो ये कैसा दिखा रहा है बेटा, तो आप कह रहे हो सब विकल्पी प्रभावी जीवों को दिखा रहा है, किस समष्टि है। इसे अगर कहा जाए, अगर कैपिटल ए लिखा हूं, इसका मतलब क्या है, इसको आप यही नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, ये सम है, समान है। ये क्या लिखा बच्चे, समयुग्मजी, क्या बेटा है,
समयुग्मजी, और कैसे बेटा प्रभावी है ना, प्रभावी जीवों की समष्टि है बेटा ये समष्टि। अगर मैं इसकी बात करूंगा बेटा तो ये कैसे है बताओ, ये कैसे विषम ही नहीं है, तो आप इसको बोल सकते हैं बेटा। अब इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे, इसको यही लिखोगे। अगर इसको मान लो हमने ए माना है, देखो बच्चे इधर देखो, इसको हमने ए माना है, इसको क्या माना है बच्चे, ए माना है, तो इसका एक क्या मानेंगे बेटा, एक कैपिटल ए होगा, अब एक क्या होगा बेटा स्मॉल ए, यही तो होगा, बोलो हाँ कि ना। एक भाई क्योंकि ये प्रभावी हो गया, एक वाला क्या होगा संकर वाला हो गया, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे बेटा, इसे क्या लिखेंगे, विषम युग्मजी। और क्या बोलेंगे बेटा, विषम युग्मजी प्रभावी, क्योंकि बेटा ये भी क्या होता है प्रभावी तो होता है, याद करो संकर वाले में कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या बोलते थे प्रभावी तो बोलते थे, तो ये भी क्या होगा विषम युग्मजी प्रभावी हाँ की समष्टि समष्टि बेटा। अब इसको क्या बोलोगे बेटा, अब इसकी बात करेंगे, इसका मतलब यही ना होगा स्मॉल है, दो बार आया हुआ है तो दोनों क्या है स्मॉल है सर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, समयुग्मजी अप्रभावी जीवों की समष्टि, इसे क्या बोलेंगे बेटा, समयुग्मजी अप्रभावी जीवों की समष्टि। बोलो इतनी बात क्लियर है आप लोग को। तो इन्होंने बताया, अब इसी में बेटा क्या होता है ना, क्वेश्चन बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चे, क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बनता है अभी आपको समझाते हैं बेटा, इसी से क्या बनेगा, क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे, न्यूमेरिकल भी यहाँ भी आते हैं। तो इन्होंने क्या बच्चे बताया, ये एक चीज बताया, देखें तो इन्होंने कहा कि एक प्रभावी होगा, दूसरा क्या होगा बेटा अप्रभावी। इस प्रकार से हमने एक समीकरण तैयार किया। अब इस समीकरण से क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। अब क्या क्वेश्चन बनते हैं, कोई ना कोई तो क्वेश्चन बनता होगा ना। तो क्या क्वेश्चन बनते हैं जैसे समझो बेटा, एक तो आप जानते हो जीनोटाइप अनुपात देगा, अब एक उसकी पूछेगा आवृत्ति, जीनोटाइप देगा और उससे उसकी पूछेगा इसमें आवृत्ति बताइए कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो बेटा तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में बनाते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, और क्वेश्चन क्या बनाते हैं, जैसे लिखा बेटा, अगर जीनी प्रारूप, क्या बेटा, जीनी प्रारूप, अगर जीनी प्रारूप मान लेते बेटा, ये तीन समीकरण बनेगा, ये तीन समीकरण बनेगा, और तीन समीकरण बनने का मतलब क्या होगा बेटा, जीनी प्रारूप कितना दिया है, ए होगा बेटा, यही ना होगा, या तो ए स्मॉल ए होगा, या तो दोनों ही बेटा क्या होंगे स्मॉल ए होगा। बोलो हाँ बात है कि नहीं। अब इसी को हमने क्या लिख सकते हैं बेटा, अगर इसी को आप लिखना चाहोगे इस समीकरण के आधार पे, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, पी स्क्वायर, बोलो इसे क्या लिख सकते हो बेटा, 2p क्यों, अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, क्यू स्क्वायर, बोलो हाँ कि नहीं। तो इन्होंने जीनी प्रारूप कितना दे दिया बेटा, तो मान लीजिए जीनी प्रारूप इन्होंने दे दिया, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए बेटा इन्होंने कितना दिया है, मान लेते बेटा इसको इन्होंने ले लेते हैं, ये 40 दिया है बेटा है, ठीक है, और ये 30 ये है, और 30 ये है, दे दिया बेटा, राइट। अब आपसे ये दे दिया है, अब आपसे इसके बाद इनकी क्या दे दिया बेटा, आवृत्ति दे दिया, मतलब ये दे दिया है, इन्होंने बता दिया जीनी प्रारूप इनका ये है। अब ये इसकी क्या बेटा, अगर आपसे बात करूं तो ये क्या इसकी आवृत्ति है, क्या बेटा ये आवृत्ति दे दिया बेटा। ये इन्होंने ये बता दिया जीनी प्रारूप क्या क्या होता है, ए होता है, और प्लस ए होता है, ए होता है, और इसकी आवृत्ति कितना दिया है, आवृत्ति 40 दिया है, मतलब इसकी आवृत्ति कितनी होती है 40, इसकी आवृत्ति कितनी होती है 30, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है 30, 30 क्या दिया है बेटा 40। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तो पी की आवृत्ति क्या होगी, तो पी की आवृत्ति क्या होगी, आपका ये बेटा ये क्या है क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपसे दे दिया है। अब पी की आवृत्ति पूछ रहा है, पी का मतलब क्या होगा, प्रभावी का पूछ रहा है। अब बेटा प्रभावी का पूछ रहा है तो जरा सा हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अब पी की आवृत्ति अगर कह रहा बेटा तो इसके आंसर कैसे रखेंगे, नीले पेन से। तो देखेंगे
तो इसके डालेंगे आंसर। अब आंसर में किसकी पूछा आवृत्ति बेटा? पी की। तो बच्चे बताओ पहले पी, अगर पी अकेला देखे तो कितना है? 40 है ही नहीं है? 40 ले लो, बहुत आसान, ये 40 हो गया। अब बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ की बात करूंगा, इस वाले मेथड की बात करूंगा, तो इसमें ए और स्मॉल ए दोनों है, कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों है कि नहीं है? बोलो भैया, है कि नहीं है? और जब बताओ बच्चे दोनों है तो इसका मतलब ये है कि आधा इसमें से कौन होगा? कैपिटल ए होगा, और आधा क्या होगा? स्मॉल ए, क्योंकि दोनों जोड़े में पाए जा रहे हैं तो संख्या दोनों की क्या होगी? बराबर बराबर होगी। तो ऐसे में बेटा ये बराबर बराबर होंगे तो आधा आधा बांट दोगे इनको तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 15। और टोटल आप देखिए, अगर टोटल आवृत्ति देखें 40 30 कितना हो जाएगा? 100। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 100। और पी की भर का हिस्सा कितना हो गया? देखो आपसे पूछ रहा है पी का कितनी आवृत्ति होगी, तो पी का तो यहाँ 40 है, इसमें कितना घुसा हुआ है? 15। 40 यहाँ है, 15 इसमें है, क्योंकि इसमें देखो दोनों का है, तो 15 हो गया। तो 40 और 15 इसको जोड़ लेंगे, और टोटल आवृत्ति कितनी है? 100। तो हमने देखा 40 और 30 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 100। अब इसको करोगे, कैलकुलेशन कर लोगे तो ये कितना हो गया बेटा? 55 हो जाएगा। अब 55 में जब 100 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा? बताओ कितना ऐसा जाएगा बेटा? तो आप लोग को अच्छे से पता है इसका आंसर अगर आपको लगाना होगा तो आप जानते हो, अब 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, केस खत्म। 0.55। भाई 9 समझ में आए तो हम लोग बायोलॉजी वाले हैं तो जानते हो, ये 55 अंदर जाएगा, 100 बाहर जाएगा, और 100 का भाग नहीं जाएगा तो कितने वाले जाओगे? 0 बार। और 0 बार करोगे तो कितना आ जाएगा? 55 55। दशमलव लगाओगे यहाँ 0 हो जाएगा। कितने वाले जाओ? 5 वाले जाओगे तो 500 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 50 घटेगा, कट जाएगा। फिर कितने वाले ले? अब यहाँ 0 बढ़ा ले, जब 0 फिर बढ़ा लोगे, फिर कितने वाले जाओगे? 5 बार। तो यही आएगी नहीं है? तो इतना नहीं करना है, अब इतने छोटे बच्चे तो है नहीं आप लोग। अब बेटा तो इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब बच्चे अगर मान लीजिए आपको मैंने एक दूसरा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, यहाँ दे रहा हूँ ये क्या बेटा? जीनी प्रारूप है। क्या बेटा? ऊपर क्या है? जीनी प्रारूप है। और जीनी प्रारूप तो वही होने वाला है, कैपिटल ए है बेटा। हाँ, अब आप समझते हैं ए है, स्मॉल ए है, और ए और ए है बेटा, यही है ना। जीनी प्रारूप हमारे पास क्या है? यही है। और उसने क्या दे दिया बेटा? आपको आवृत्ति भी दे दिया। क्या दे दिया क्वेश्चन में? क्या दे दिया? आवृत्ति भी दे दिया। अब बच्चे आवृत्ति दिया तो आवृत्ति कितना दिया? आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति कितना दिया बेटा आपसे? आवृत्ति मान लीजिए दे रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं देख रहा हूँ 50 ले रहा हूँ बेटा, 30 ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ? 20। अब आपसे इस बार क्या कह रहा है? इस बार क्वेश्चन ये कह रहा है ना, क्यों की आवृत्ति बताइए। किसकी बताइए बच्चे? क्वेश्चन है क्यों की आवृत्ति। बताओ अगर क्यों की आवृत्ति बताना है तो हमारे लिए आसान है कि नहीं ये तरीका? क्या आसान है बेटा? हमको कुछ नहीं, क्यों का पूछा है ना, चलो क्यों का बता देते हैं। अब क्यों पूछा है तो क्यों का मान पहले देखो कितना है। अब क्यों का मतलब क्या हुआ? यही तो है, क्यों का मतलब यही है। तो क्यों कितना है बेटा? यहाँ पे 20 है। अब इसके अंदर क्यों कितना है बताओ बच्चे? इसके अंदर क्यों की बात करेंगे, हाँ इसके अंदर क्यों कितना बच्चे? तो आप कह देंगे सर 15 है, और टोटल कितना बन रहा है? 100। तो 20 30 35 कितना हो गया? 35 कितना हो गया? 100। भाग लगाओगे कितना? 0.35। यही क्या होगी? क्योंकि फ्रिक्वेंसी। तो बोलो बात समझ पाए? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? समस्या है ना? तो आराम से क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। तो अगर हार्डिंग बिगमर का सिद्धांत पूछता है बता ले जाएंगे। अब बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्डिंग बिगमर का जो सिद्धांत है ना, कुल ध्यान देना है, कुल 5 कारकों से ध्यान देना प्रभावित होता है। तो ध्यान देना, हार्डिंग बिगमर को प्रभावित करने वाले कुल कितने कारक हैं? 5। हार्डिंग तो डालेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। हाँ थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आज इसको खत्म भी करना है ना, क्योंकि इसको आज खत्म ही नहीं, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ। आवृत्ति का मान तो भैया अपने से क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हमने तो आपको बना के दे दिया है ना। अब आपसे क्यू का पूछ रहा है तो आप समझिएगा क्यू कौन बनेगा? स्मॉल वाला। अगर पी पूछ रहा है तो कौन बनेगा? प्रभावी वाला। और पी क्यू दे रहा है तो किसको बताएंगे? दोनों रहेगा। हाँ, तब डालेंगे बेटा हार्डिंग बिगमर को, हार्डिंग बिगमर को हार्डिंग बिगमर को प्रभावित करने वाले कारक, हार्डिंग बिगमर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चे, कारक।
अब देखो बच्चे, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो उसे प्रभावित करेगा बेटा। तो एक तो बेटा सबसे पहला इसमें कौन आता है, उत्परिवर्तन। कौन आता है, पहला नंबर कौन आएगा, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। अब बताओ आप लोग म्यूटेशन के बारे में पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए, बताओ बच्चे। म्यूटेशन। दूसरा इन्होंने कहा कि अगर हार्डिंग ने कहा इनका और दूसरा प्रभावित करने वाला कौन है बेटा, जीन बी नियम। क्या बेटा, जीन बी नियम। कौन है बेटा, जीन बी नियम है। दूसरा कौन सा बेटा, जीन बी नियम। इसी बोलते हैं बेटा पुनर्योजन। योजन क्या बोलते हैं बेटा इसे, पुनर्योजन। पुनर्योजन, ठीक है। हाँ, रिकॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉम्बिनेशन ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, इसके अलावा बच्चे तीसरा इन्होंने बताया और कौन सा प्रभावित करने वाला कारक है बेटा, तो तीसरा इन्होंने बताया जीन प्रवास। क्या होता है बच्चे, जीन प्रवास। चौथा कौन सा होता है बेटा हमारे पास, चौथा कौन होता है, आनुवांशिकी प्रवाह। कौन होता है बच्चे, आनुवांशिकी प्रवाह। क्या होता है बच्चे, आनुवांशिकी प्रवाह। अच्छा, जीन एक तो होता है आनुवांशिकी प्रवाह होता है, और जीन प्रवास को बेटा हम लोग जीन प्रवास को ध्यान देना, जीन प्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन प्रवाह भी कहते हैं। और पांचवा जो कारक इनको प्रभावित करने वाला है बेटा, प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन। तो बेटा ये कुछ 5 कारक होते हैं जो हार्डिंग विंबर्ग के सिद्धांत को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जरा सा हम लोग ये ट्राई करते हैं कि इसमें से पढ़े क्या क्या है। हम जानते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी पढ़ लिए बेटा, क्या पढ़ लिए हैं, उत्परिवर्तन का भी सिद्धांत पढ़ लिए हैं, जीन विनियम भी पढ़ लिए हैं, जीन का परिवर्तन, प्लस इसके साथ क्या पढ़ लिए, प्राकृतिक चयन। तो बचा कौन है, जीन प्रवास और आनुवंशिकी प्रवाह। क्योंकि ये तीनों तो हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ लिया है, ये वाला अगले वाले चैप्टर में पढ़े थे, ये दोनों तो अभी हम लोग इसी हाल ही चैप्टर में पढ़े हैं, है कि नहीं है। तो आपके पास बचा क्या है, एक तो बचा जीन प्रवास बचा हुआ है, और दूसरा बचा आनुवंशिकी प्रवाह। अगर इन दोनों बातों को समझ लेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा बच्चे, आसान है ना। आइए समझते हैं फट से। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे बच्चे, हेडिंग बनाएंगे आप लोग, बनाएंगे जीन प्रवास। क्या बनाएंगे, जीन प्रवास। और जीन प्रवास को क्या बोलते हैं बेटा, जीन माइग्रेशन। क्या बोलते हैं, लिख लेंगे माइग्रेशन। अब जीन माइग्रेशन क्या होता है प्यारे, अब अगर आपसे पूछूं मैं जीन माइग्रेशन क्या होता है, तो बहुत ही आसान है बेटा। क्या है, बहुत ही आसान है, इसको ध्यान से समझिए बेटा। अगर मान लीजिए बेटा, हाँ क्या तुम नाच रहे हो, अच्छा ये 2 पॉपुलेशन है बेटा, इसे मान लेते हैं हम लोग पॉपुलेशन ए है बेटा, और इसको मान लेते हैं पॉपुलेशन क्या है प्यारे, बी है। ये पॉपुलेशन ए है और पॉपुलेशन क्या बच्चे, बी है। तो जब ध्यान देना है इसमें एक बहुत बढ़िया पॉइंट है बेटा, देखो बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि ध्यान समझना, अब यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ जीव निवास कर रहे हैं, और जब प्यारे यहाँ से जीव निवास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ जीव बेटा यहाँ से कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। कुछ जीव यहाँ से कहाँ चले आए बेटा, यहाँ चले आए। तो जब कुछ जीव यहाँ चले आए, इस जहाँ इस समष्टि में जहाँ ये लोग रह रहे थे, यहाँ से कहाँ चले आए, यहाँ चले आए। तो जब चले आए तो यहाँ पे जीव की संख्या घटेगी, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे अगर आ गए हैं तो यहाँ पे जीव की संख्या क्या होगी बच्ची, बढ़ेगी। तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो कुछ यही नहीं, बस यही, इसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। अगर मान लो अब ये यहाँ से कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, और जब यहाँ आएंगे तो यहाँ की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और यहाँ की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जीन प्रवास। क्या बोलते हैं, जीन प्रवास। तो जीन प्रवास और कुछ नहीं, जब एक समष्टि से दूसरे समष्टि में स्थानांतरण होते हैं, जब एक समष्टि से दूसरे समष्टि में क्या होते हैं, स्थानांतरण होते हैं, तो आवृत्ति संख्या क्या होगी, जहां जाएंगे वहां क्या होगी, बढ़ेगी, और जहां जाएंगे उस स्थान पे क्या होगा, बढ़ेगा, और जहां जा रहे हैं, जहां से निकल रहे हैं वहां क्या आएगी, आवृत्ति में क्या आएगी, कमी। और यही क्या कहलाता है बेटा, जीन प्रवास। पर ध्यान देना, अब यही अगर लगातार चल रहा है,
अगर ये क्या हो रहा है बच्चे, लगातार चल रहा है, ये लगातार चल रहा है, तो ऐसे का लगातार हो रहा है तो इसी को बोलते हैं बेटा जीन प्रवास। इसी को हम लोग सॉरी इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाँ जीन प्रवाह। ये क्या है, जीन प्रवास है। जब भाई कोई गया तो वहाँ आवृत्ति क्या हो गई, बढ़ गई, और यहाँ आवृत्ति क्या हो गई, कम हो गई। तो ये क्या है बेटा, जीन प्रवास है। पर यही जब चीजें लगातार चल रही है तो इसी को बोलते हैं क्या, जीन प्रवाह। तो बोलो समझ पाए, बहुत आसान है। चलो तो इसको आप लोग लिखो, मैं बोलता हूँ, लिखो जरा सा आप लोग। थोड़ा सा ऑफलाइन भी फील आना चाहिए, सब कुछ लिख ही दूंगा तो क्या होगा। चलिए लिखेंगे, जब एक समष्टि से ऑनलाइन वाले भी बच्चे से ही लिखेंगे, है नहीं। जब एक समष्टि से दूसरे समष्टि में, जब एक समष्टि से दूसरे समष्टि में, जब एक समष्टि से दूसरे समष्टि में, जब एक समष्टि से दूसरे समष्टि में स्थानांतरित हुए तो, स्थानांतरित हुए तो, स्थानांतरित हुए तो एक समष्टि में आवृत्ति घटेगी, एक समष्टि में आवृत्ति घटेगी, एक समष्टि में आवृत्ति घटेगी तथा दूसरे समष्टि में आवृत्ति बढ़ेगी। एक समष्टि में आवृत्ति घटेगी, दूसरे समष्टि में आवृत्ति बढ़ेगी, इसी घटना को, इसी घटना को, इसी घटना को, इसी घटना को जीन प्रवास कहते हैं। इसी घटना को जीन प्रवास कहते हैं। इसी घटना को जीन प्रवास कहते हैं। यदि यह घटना लगातार हो रही है तो, यदि यह घटना लगातार हो रही है तो, यह घटना लगातार हो रही है तो इसे जीन प्रवाह कहते हैं। इसे जीन प्रवाह कहते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, तो दूसरा मैंने बताया था आपको, क्या था, आनुवंशिकी अपवाह ना। तो दूसरा डालेंगे हेडिंग आनुवंशिकी, क्या लिखेंगे बेटा, अपवाह। आनुवंशिकी अपवाह जिसे बोलते हैं क्या, जेनेटिक डिफरेंट, वही शब्द बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, अगर इस क्लास को कर लेते तो पूरा कर पाते, नहीं कर पाते, इसीलिए क्लास को क्या किया गया, होल्ड डाउन किया गया ना आज के लिए। चलिए अब बेटा बहुत ही आसान ये भी है, ऐसे समझ लो, जब छोटी समष्टि के अचानक रूप से उसके जीन में क्या आवृत्ति में परिवर्तन आ जाए। कोई छोटी समष्टि है, कोई छोटी समष्टि है, और छोटी समष्टि में क्या हो जाए, अचानक उसके जीन में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए। और अचानक परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है बच्चे, तो कुछ नहीं कहलाता है, आनुवंशिकी अपवाह कहलाता है। तो लिखिए फट से, लिखेंगे बच्चे फट से, हाँ आनुवंशिकी अपवाह लिखेंगे। छोटी समष्टि की, छोटी समष्टि में, छोटी समष्टि में अचानक, छोटी समष्टि में अचानक, छोटी समष्टि में अचानक, अचानक रूप से, अचानक रूप से जीन आवृत्ति, जीन आवृत्ति, जीन आवृत्ति परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए तो, जीन आवृत्ति परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित हो जाए तो उसे आनुवंशिकी अपवाह कहते हैं। तो उसे आनुवंशिकी अपवाह कहते हैं। तो उसे आनुवंशिकी अपवाह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, आनुवंशिकी अपवाह कहते हैं। बेटा जो आनुवंशिकी अपवाह कहते हैं, तो ध्यान देना है
इसके एग्जाम्पल इसे लिख लेंगे फाउंडर इफेक्ट। इसके एग्जाम्पल अगर बात करेंगे लिख लीजिए फाउंडर इफेक्ट। अच्छा, हमको नहीं लगता है कि इससे ऑनलाइन बच्चे को इतना स्लो बोल रहे हैं तो आराम से तो भी लिख ले जा रहे होंगे, जैसे आप लोग लिख ले पा रहे हैं, तो है नहीं है। चल क्या करेंगे, अपने से तुलना किसी दूसरे का नहीं करना है, अपना काम करना है, ठीक है। आप लोग के साथ अगर वो भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, है नहीं है। आइए अब हम लोग बेटा, ये तो सारी बातें हो गई ना, ये सारी बातें तो हो गई, ये तो आपके पूरे टॉपिक का सबसे मेन हेडिंग था। अब थोड़ी सी बात कर ले बेटा कि मानव की क्या जैव विकास, क्योंकि हमने अभी सभी का जैव विकास तो देखा पर स्पेशली मानव विकास नहीं देखा कि मानव विकास सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो मानव सबसे पहला मानव जो बना तो उसे क्या कहते थे, है ना। जैसे लास्ट वाले दिन पढ़ेंगे, जैसे रामापिथेकस है नहीं है, रामापिथेकस हो गया, आस्ट्रोपिथेकस हो गया, होमो होबिल्स हो गया, होमो इरेक्टस हो गया, ये सभी चीजें क्या है जरा इनको हम लोग समझते बच्चे ना। तो ये अब डालेंगे लास्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, क्या डालेंगे, मानव में जैव विकास। मानव में जैव विकास, तो ह्यूमन इवोल्यूशन ना बेटा, ह्यूमन इवोल्यूशन। इसको आपको यहाँ बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर आप इसको पॉइंट वाइज पॉइंट में नोट करते हुए चलेंगे ना। अगर बेटा मानव की उत्पत्ति अगर कहा जाए बेटा, सबसे पहली बात है जो हमको तथ्य मिलेंगे उस तथ्य के आधार देखेंगे, तो आंसर हमेशा नीले पेन से। जो मानव की उत्पत्ति बेटा, तो मानव की उत्पत्ति ध्यान देना है अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। कहाँ, अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। मतलब मानव की उत्पत्ति कहाँ हुआ बेटा, तो मानते हैं कि कहाँ हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप में ना। मतलब हम लोग किस महाद्वीप से आए हुए हैं, अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप आप लोग मैप तो जानते ही होंगे, टोटल 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है, आपका अफ्रीका। इंडिया क्या है, देश है। इंडिया किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, एशिया। अरे ज्योग्राफी पढ़, मतलब कि बायोलॉजी पढ़ो, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी देख लो कि कहाँ पर रहते हो, हे भगवान। तो देखो, तो बच्चे एक बात बताऊं, जो मानव की उत्पत्ति बेटा कहाँ से हुई है, तो आप समझिए बेटा कहाँ से हुई है, अफ्रीका महाद्वीप से। और उस समय बेटा जो मेल था ना, तो हम लोग उस समय मेल को क्या कहते थे बेटा, तो उनको हम लोग एडम कहते थे। क्या कहते थे, एडम। और जो फीमेल होती थी, फीमेल को क्या कहते थे, फीमेल को, तो फीमेल को हम लोग बेटा क्या बोलते थे, ईव। ईव, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि मेल को उस समय एडम कहते थे। क्या कहते थे बच्चे, एडम। और फीमेल को क्या कहते थे, यू कहते थे। अगर आपको बताएं कि अच्छा ठीक है, तो हम मानते हैं कि भैया इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो आप लोग कहते हैं सर इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, अफ्रीका में हुई। तो क्या इसका कोई प्रमाण भी है, हमने क्या कहा बच्चे कि मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई, अफ्रीका में हुई, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। तो ध्यान देना है इसको, इसका प्रमाण अगर कहेंगे, प्रमाण अफ्रीका से 2 क्षेत्रों से मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चे, अफ्रीका के 2 क्षेत्र से। और 2 क्षेत्र कौन है बेटा, तो एक क्षेत्र कौन सा था बच्चे, युगांडा। कौन सा आता है, तो एक क्षेत्र आता है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे क्या, युगांडा। तो पहला क्षेत्र आता है जिसका नाम है युगांडा। और जो युगांडा है बेटा, युगांडा की जो बात करेंगे, तो युगांडा में क्या हुआ ना, कम से कम HIV के 80% रोगी मिले। कितने मिले बच्चा, युगांडा में 80% किसके रोगी मिले, HIV। तो बेटा HIV जो रोग होता है, आप जानते हो HIV रोग होता है, तो HIV रोग मुख्यतः किसको डिपेंड करता है, एड्स को। HIV क्या है, एक वायरस है। तो बेटा वहाँ पे 80% HIV संक्रमण लोग मिले। अब इसीलिए बेटा इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एड्स। एड्स का स्पेलिंग यही होता है ना, AD होता है ना, ए क्या होता है बच्चे, क्या होता है एड्स की स्पेलिंग बताओ फट से, AIDS, एड्स। इसे एड्स आप क्या कहते हैं बच्चे, कैपिटल कहते हैं। किसे कहते हैं, कैपिटल। तो माना गया कि यहाँ पे जो जनसंख्या रह रही थी, इनको बहुत ज्यादा जानकारी थी नहीं। अच्छा जानकारी नहीं थी, तो यौन प्रक्रिया के माध्यम से बहुत ज्यादा HIV रोग वहाँ पीड़ित मिले, मतलब ये संख्या को बढ़ा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, यौन पीड़ित संख्या ज्यादा मिली। तो एक हमको मिलता है एग्जाम्पल कि युगांडा में, युगांडा से क्या हुई थी,
उत्पत्ति हुई थी। अब बेटा दूसरी उत्पत्ति की अगर बात करेंगे बेटा युगांडा से हुई थी, तो यहाँ बेटा इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ से ध्यान देना उत्पत्ति हुई थी। दूसरी बात अगर बच्चे बात करेंगे तो 160 वर्ष पूर्व ध्यान देना है, पूर्व 2 कंकाल प्राप्त हुए थे। कितने कंकाल बच्चे? 2। ध्यान देना। दूसरी बात 160 वर्ष पूर्व ध्यान देना है 2 कंकाल प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था बेटा? कंकाल प्राप्त हुआ था। और 160 वर्ष जो 2 पूर्व कंकाल प्राप्त हुए थे, तो एक कहाँ से हुआ था बेटा? फ्रांस से, और दूसरा कहाँ से हुआ था? जर्मनी से। कहाँ से? एक तो आप बताएंगे कहाँ से हुआ था बच्चे? फ्रांस से, और दूसरा कहाँ हुआ था? जर्मनी से। और जब इनका परीक्षण किया गया बेटा, जब इनका परीक्षण किया गया, जो कंकाल मिले थे परीक्षण किया गया ना, तो इनका भी साक्ष्य कहाँ से मिला? अफ्रीका के ही थे। जो युगांडा के लोग थे जो मरे थे, तो उनके अंदर जो हमने देखा था जो चीजें पाई जा रही थी, वही चीजें इनके कंकाल में भी मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी फ्रांस जर्मनी में आए हैं। तो कहाँ से आए हैं? अफ्रीका से ही आए हैं। क्यों? क्योंकि जो युगांडा में मिला हमको संरचना, जो भी चीजें मिली, वही चीजें कहाँ मिली? फ्रांस और कहाँ मिली? जर्मनी में। और जो फ्रांस में मिला था उसे हम लोग कौन सा मानव कहते थे बेटा? क्रो मैग्नो मानव। क्या बोलते थे? क्रो मैग्नो मानव। इसे बोलते थे बेटा क्रो मैग्नो मानव। और इसको बोलते, जो यहाँ मिला था इसे बोलते थे निएंडर मानव। क्या बोलते थे बेटा? निएंडर मानव। अभी बताएंगे सभी क्या है निएंडर मानव। तो बच्चे ये ध्यान देना, तो यहाँ से हमको ये प्रमाण मिल जाता है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई थी बच्चे। ठीक है ना? कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद बच्चे एक चीज और ध्यान दें, अगर मनुष्य के पूर्वज की बात करेंगे तो मनुष्य के पूर्वज किसको मानते हैं बेटा हम लोग? अगर कहा जाए मनुष्य के पूर्वज, तो अगर मनुष्य के पूर्वज की बात करेंगे बेटा तो किसको मानते हैं? कपी। किसको मानते हैं बच्चे? कपी। जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिस। या अर्थात आप क्या कहते हैं? बंदर। तो सबसे पहले ध्यान देना, अगर बंदरों की बात करेंगे, अगर पूर्वज कहेंगे किसको कहते हैं बेटा, तो मनुष्य का जो पूर्वज है किसे मानते हैं? कपी, अर्थात किसको मानते हैं? बंदर को। तो सबसे पहले कौन सा बंदर आया था बेटा? तो सबसे पहले ध्यान देना है चिंपैंजी। कौन आया था? चिंपैंजी आया था। फिर कौन आया था बेटा? ध्यान देना है गुरिल्ला। गुरिल्ला। फिर कौन आया था बच्चे? गुरिल्ला आ गया था। फिर कौन आया था? वन मानुस। वन मानुस हो गया था। फिर बच्चे कौन सा आया था? वन मानुस के बाद कौन आया था? ओरांग टाउन। क्या था? ओरांग, ओरांग उटाऊ, उटान, ओरांग उटान। और उसके बाद बच्चे अगर देखा जाए तो कौन आया था? 5वां गिब्बन। तो ये ध्यान देना, ये देखा जाए तो ये क्या है? ये कपियों का क्या है? ये सभी क्रम है। और गिब्बन को माना जाता है सबसे बड़ा बुद्धिमान। अगर सबसे पूछो सबसे बुद्धिमान कपि कौन था, तो सबसे बुद्धिमान कपि की बात करेगा तो सबसे बुद्धिमान कपि कौन था बच्चे? तो सबसे बुद्धिमान कपि कौन था? यही था आपका। इसमें से कौन था? गिब्बन। अब आइए बेटा, ये बात तो हमने समझ लिया। अब यहाँ से थोड़ी सी बात हम लोग किसके कर लेते हैं? मानव के देखेंगे क्रम। तो मानव के जो विज्ञान में सबसे पहला जो मानव आया था उसे क्या कहते थे? रामापिथेकस। क्या बोलते थे बच्चे? रामापिथेकस। पहले इतना हो गया। तो मैंने आपको समझाया मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई थी? अफ्रीका में हुई थी। इसके 2 प्रमाण मिले थे, एक युगांडा में, एक युगांडा में, दूसरा कहाँ मिले थे बेटा? ये वाले। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था मनुष्य के जो पूर्वज थे, तो मनुष्य पूर्वज में थे। अब आइए फटाफट 2 मिनट और देखिए समय, फिर आपका क्लास कर देंगे खत्म। अब देखिए, तो मानव के विषय में सबसे पहले क्या आया था बेटा? उसे बोलते थे रामा पिथेकस। क्या बोलते थे बच्चे? रामापिथेकस। अगर रामापिथेकस के बाद बच्चे अगर पूछा दूसरा कौन आया था बेटा, उसे बोलते आस्ट्रोपिथेकस। क्या बोलते थे? आस्ट्रोपिथेकस। आस्ट्रोपिथेकस। और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तीसरा कौन आया था बेटा, तो उसको बोलते थे होमो हैबिल्स। क्या बोलते थे? होमो, क्या होगा बच्चे? होमो हैबिल्स। इसके बाद बच्चे होमो हैबिल्स के बाद कौन आया था? होमो इरेक्टस। कौन आया था? होमो इरेक्टस। क्या हुआ बेटा? होमो इरेक्टस। और इसके बाद फिर कौन आया था बच्चे? होमो इरेक्टस के बाद कौन देखा आया था? निएंडर मानव। कौन आया था? निएंडर मानव। और निएंडर मानव के बाद अगर लास्ट में देखेंगे तो कौन आएगा बच्चे? हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्या? होमोसेपियंस। क्या बोलते हैं? होमो, क्या बेटा? अभी बताते हैं बेटा। होमोसेपियंस।
अब ये सब बताते ये है क्या ना। देखो ये सभी जो बेटा मैं आपको लिख रहा हूँ ना, होमोसेपियंस हो गया, ये ध्यान देना, ये सभी मानव के क्रम है कि जो सबसे पहला मानव मिला तो उसे हमने क्या कहा, रामापिथेकस। जब उसमें थोड़ी परिवर्तन हुई इसे क्या कहा, ऑस्ट्रोपिथेकस। ये फिर होमो हेबिल्स, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडर मानव, फिर होमोसेपियंस। मतलब धीरे धीरे इनके अंदर जो परिवर्तन आया था, परिवर्तन के आधार पर इनके क्रमों को क्या किया बच्चे, बांटा गया है। इसके अलावा बच्चे अगर मैं थोड़ी सी बात और आपको कर लूँ तो एक तो हमने समझ लिया, क्या समझा बच्चे, होमोसेपियंस हो गया बेटा, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस इधर बेटा, फिर निएंडर मानव हो गया, और फिर कौन हो गया, होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस के बाद कौन आता है बेटा, तो ध्यान देना है, होमोसेपियंस सेपियंस। इसके बाद आएंगे कौन आएगा, होमो सेपियंस सेपियंस, राइट। ये ध्यान देना। अब एक और यही लिखेंगे बेटा, एक और लिख लेंगे हम लोग क्रम को, एक और लिख लीजिए बेटा, किसके बारे में लिख लेंगे आप लोग, होमो फ्यूचरिस। क्या होगा बेटा, होमो, हम चाहते हैं कि इससे कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना, तो मैं इसे आराम से छोड़ के आगे निकल सकता था, पर छोड़ने के पीछे कोई तर्क नहीं है। देखिए बच्चे, अब यहाँ से बात करें बेटा, तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बन जाएगा, बड़े ध्यान समझो बेटा। तो ध्यान देना, अगर बच्चे आपसे बात करें तो रामापिथेकस सबसे पहला मानव आया था उत्पत्ति में, और बेटा यहाँ से बात करेंगे ऑस्ट्रोपिथेकस से, इसके बारे में सर बेटा दो क्वेश्चन में समझ जाएगा, ये कहाँ से मिलते थे, तो ध्यान देना, ईस्ट अफ्रीका से, ईस्ट मतलब पूर्वी अफ्रीका से। ये कहाँ मिले थे बच्चे, इनका प्रमाण कहाँ मिलता है बेटा, ईस्ट अफ्रीका। कहाँ से मिले बच्चे, ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं। दूसरी बात बच्चे अगर बात किया जाए तो ध्यान देना है, अब ये ध्यान देना, स्टोन वेपन्स का प्रयोग करते थे, किसका, स्टोन, मतलब स्टोन क्या करते थे बेटा, स्टोन वेपन्स, वेपन्स, वेपन्स समझते हैं ना, हथियार, मतलब हथियारों में शिकार उकार करना था तो किसका करते थे, पत्थरों से बने हुए हथियार को, जैसे चापर, समझ रहे, पेबुल, ये सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग। तो चापर हो गया, पेबुल हो गया, ठीक है। और उसका जो उसके कुल्हाड़ी मिलती थी वो भी किसके होते थे, पत्थर के होते थे, ठीक है। तो ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए ये सभी बेटा मानव की उत्पत्ति, मतलब क्या है, मानव जैसे जैसे विकास हो गया है उसी विकास के क्रम को दर्शाया गया है। जब मानव शुरुआती समय से रामापिथेकस, फिर थोड़ा परिवर्तन आया तो उसे क्या कहा गया, ऑस्ट्रोपिथेकस, फिर और थोड़ा आया था होमो हेबिल्स, होमो इरेक्टस, निएंडर मानव, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस, होमो फ्यूचरिस। ये मानव की उत्पत्ति का क्या बच्चे है, क्रम है। तो देखो इस समय देखें वो मानव क्या प्रयोग करा था बेटा, ईस्ट अफ्रीका में उत्पत्ति मिली थी, स्टोन वेपन का क्या करा था बच्चे, प्रयोग करा था। अब ये लोग ध्यान देना, शिकारी नहीं थे, ये लोग क्या खाते थे बेटा, फल। ऐसा प्रमाण मिलता है कि ये फल खाते थे, क्या खाते थे, फल खाते थे। उसके साथ बेटा अगर कहा जाए तो इसे ध्यान देना है, अगर होमो हेबिल्स की बात करेंगे बेटा, इसके ध्यान देना, तो आप लोग जानते हो ना कपाल गुहा, क्या होता है बेटा, कपाल गुहा, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी किसका बेटा, क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी मतलब समझते बेटा, जो कपाल गुहा का आयतन होता है मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क का आयतन इस समय इनका कितना था बेटा, तो इस समय इनके मस्तिष्क का आयतन 650 से लेकर 800 सीसी था, 650 से लेकर 800 सीसी इनका क्या था बच्चे, आयतन था ना। और ये ध्यान देना, ये क्या खाते थे बच्चे, तो ये ध्यान देना, मीट खाते थे, मीट खाते थे, ठीक। ये क्या खाते थे बच्चे, मीट खाते थे। इसके बाद देखा जाए तो ये इनकी बात करेंगे बेटा, इनकी बात करेंगे तो इनका कितना आयतन हो जाता है, इनका 900 सीसी आयतन हो जाता है। और इनकी बात करेंगे तो ये भी क्या खाते थे बच्चे, ये भी क्या खाते थे, मांस खाते थे, क्या खाते थे, मांस खाते थे। अगर इनकी बात करेंगे बच्चे, इनका कितना हो गया था, ये तो होमो इरेक्टस हो गया बेटा। अब ये आएंगे निएंडर मानव का, निएंडर मानव का आयतन कितना हो गया था बच्चे, 1400, कितना होते थे, 1400 सीसी। ये ध्यान देना बेटा, कपड़े पहनते थे, कपड़े पहनना चालू कर दिए थे, कपड़े पहनते थे, ध्यान देना बच्चे। और ध्यान देना, और मरे हुए को दफनाते थे भी, मरे हुए को दफनाते थे। ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, मरे हुए दफनाते थे। और होमोसेपियंस बेटा, अगर होमोसेपियंस की बात करेंगे इसका आयतन कितना होता हो गया था, 1350 सीसी, कितना हुआ था बेटा, 1350 सीसी। अच्छा बेटा, जो होमोसेपियंस सेपियंस है ना, इसे ध्यान देना, क्वेश्चन बनता है बेटा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे वर्तमान का मानव कहते हैं, वर्तमान का मानव। तो जो हम लोग मानव हैं वो कौन से हमारे चल रही है, होमोसेपियंस सेपियंस। और इसे होमो फ्यूचरिस किसे कहते हैं बेटा, इसे ध्यान देना है, भविष्य का मानव किसे कहते हैं, भविष्य में मानव जो की पीढ़ी बनेगी उसे क्या कहेंगे, होमो फ्यूचरिस। इसमें क्या होगा मालूम है नहीं है, इसमें वही होगा होमो फ्यूचरिस में, शरीर कैसा होगा बेटा, शरीर
सिर, जो सिर होगा आपका, जो सिर होगा वो कैसा हो जाएगा, गुम्बदाकार होगा। क्या होगा बच्चे, सिर आपका कैसा हो जाएगा बच्चे, गुम्बदाकार हो जाएगा। और ध्यान देना, कद जो होगा, कद कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपके शरीर पे क्या हो गए, मस्तिष्क क्या हो गए बेटा, अगर मस्तिष्क की बात करेंगे तो वर्तमान में क्या होगा, मस्तिष्क वर्तमान से क्या हो जाएंगे, से बड़े हो जाएंगे, बाल नहीं होंगे, अब ये सब सारी चीज नहीं मिलेंगे, हाइट छोटी हो जाएगी। तो सोचिए, सिर बड़ा, बाल कुछ नहीं रहेगा, लड़की लड़का सबको, ना किसी को बाल रहेगा ना कुछ रहेगा, कितना मस्त लगेगा। अब कोई टेंशन नहीं है। हमको ये टेंशन हो रहा है जब हम लोग होमो फ्यूचरिस्ट में पहुंचेंगे, मतलब लड़कों को बाल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों को बाल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं है बेटा, उन टे या टे कोई दिक्कत नहीं। पर सबसे बड़ी समस्या होगी लड़कियों का, उनका जुल्फी का क्या होगा, क्यों, जुल्फी को जो हैसे करती हैं घबरा जाएगा। नहीं बेटा, ये रामापिथेकस हमने कहा सबसे पहला मानव है, ये रामापिथेकस कैसा मानव है, सबसे पहला मानव है। इसमें इसमें हो जाता, ये 1350 सीसी खोपड़ी का आयतन मस्तिष्क का, समझ रहे हो। तो ये धीरे धीरे इनका विकास का क्रम है कि जब ये विकास होते गए तो इनका क्या क्या कैसे क्या पड़ा। तो अपनी एनसीईआरटी जब लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा मानव का विकास, क्या मिलेगा, मानव का विकास। तब बच्चे याद रखिएगा कि मेरे द्वारा इस चैप्टर को क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। अब आपका अगर कोई डाउट रह जाएगा, कोई भी रहेगा तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, उसको आपको बता दिया जाएगा। अब कल जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा, अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, जनन स्वास्थ्य, अगला चैप्टर कौन सा है, जनन स्वास्थ्य। तो फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, जनन स्वास्थ्य के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।